मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अभी चुनाव जारी है और फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो हो चुका है। फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो हो चुकी है और सेकंड फेज के अंदर अब ये प्रवेश कर चुका है। अभी फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है वो लगभग 152 सीटों पर हुई है, 152 सीट्स पर ये हुआ है। और अभी जो सेकंड फेज है वो 142 सीट्स अभी बाकी हैं जिन पर ये इलेक्शन अभी होना बाकी है। अब देखिए, चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो 4 मई को 5 मई को आने वाले हैं और ये जो रिजल्ट है उसके विषय में आज हम ये चर्चा करेंगे कि जिस तरीका का ये जो वोटिंग टर्नआउट रहा है और ये जो ट्रेंड है वो वास्तव में दिखाता क्या है। क्या वास्तव में जो हम पिछले 4 महीना से मैंने इसमें वीडियो बनाई है और मैं हमेशा से एक बात कहता रहा कि देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति को जो भी लोग समझते हैं वो ये भी समझते होंगे कि आज़ादी के बाद में जब उनके जो फर्स्ट सीएम थे उनके निधन के बाद में किस तरीका से पश्चिम बंगाल को कैप्चर कर लिया जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, और वहां पर जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने लंबे समय तक राज किया। और अगर आप ये भी जानते हो कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो किस तरीका की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर आपको कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, बंगाल के अंदर ये जो पूरा का पूरा जो कैडर सिस्टम था उसको कैप्चर कर लिया गया और जिस तरीका से आप कम्युनिस्ट राजनीति को जानते हो वहां पर वन मैन आर्मी जैसा खेल होता है और एक ही आदमी जो है सत्ता के शिखर पर होता है और उसके बाद में नीचे सब उसी की चलती है। और देखिए, एक एक सीट का जो पूरा आंकलन उनके पास होता है। वोटिंग कहने के लिए डेमोक्रेसी हो सकती है लेकिन वहां पर वोटिंग पैटर्न हो वो एक ही तरीका का होता है और वो होता है लोगों को डर दिखा करके ही वोटिंग ली जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर ये कुछ हुआ और उसके बाद में वहां पर ममता बनर्जी आती हैं। ममता बनर्जी के आने के बाद में लोगों को लगा कि सीपीआई से हमको पूरी ये जो कम्युनिस्ट है इनसे हमको आजादी चाहिए। और आजादी के बाद में फिर हुआ ये कि ममता बनर्जी सत्ता में आ जाती हैं। अब सत्ता में तो आ जाती है लेकिन जो लोगों ने जिस तरीका से सोच करके वोट किया था वो उनको ये 15 साल के अंदर ये पता चला कि एक और कुआं एक और खाई वाला हिसाब था कि या से तो बेहतर थे कि ये जो कम्युनिस्ट बेहतर थे। इस तरीका का जो शासन व्यवस्था दी गई वहां पर टीएमसी के द्वारा। अब होता क्या है कि अब देखिए, पिछली बार आपने देखा कि 2021 के अंदर जो चुनाव हुआ था उसके अंदर बहुत ज्यादा हिंसा हिंसा तो वहां पर देखिए रही है ही। जब से कम्युनिस्ट आए फिर उसके बाद में ममता बनर्जी की सरकार आई, हर बार आप देखेंगे कि वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस और उसके बाद में भी ये वायलेंस का सिलसिला जारी रहा। अब की बार आपने देखा कि एसआईआर नाम से एक पूरा जो क्लीन अप किया गया ताकि जितने भी जो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं या जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं या जो स्थान करके कहीं चेंज करके चले गए हैं उनके नाम हटा दिए जाएं और जो लोग अभी नए आए हैं उनके नाम एडजस्ट करके रखे जाएं। इसके लिए पश्चिम बंगाल लाइमलाइट में बना रहा। देखिए, हुआ तो भारत में सभी राज्यों में है लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल की, और हमने इस पर बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये आता है कि वास्तव में बीजेपी की सरकार वहां बनेगी या नहीं बनेगी। अब देखिए, हम पहले से भी ये कहते आए हैं कि वहां पर अपर हैंड बीजेपी का है। और कारण क्या है, एक तो देखिए ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये निकल करके आती है टीएमसी का। दूसरा, अब जो मैंने अभी आपको बताया कि अब ये जो सीपीआई है उनका भी देख चुके हैं, ये टीएमसी वही ढर्रे पे उन्होंने भी कार्य किया। अब पश्चिम बंगाल वो इससे तंग आ चुका है। वो चाहते हैं यार बदलाव होना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस तरीका का वोटिंग पैटर्न ये देखने के लिए मिला है, आप सोचिए कि 92% से ज्यादा 92%, सोचिए कि 92% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होना अपने आप में ऐतिहासिक है। ये दो ही तरीका से इसे लोग देख रहे हैं। पहला तो ये है कि देखिए ये जो टर्नआउट है, एक तो ये कि भाई एसआईआर हुआ है, पहली बार वोट दे दीजिए क्योंकि वोट नहीं देंगे तो पता ना क्या हो जाएगा, हो सकता है कि आपका नाम फिर कट जाए उससे दोबारा से रिफॉर्म होकर के, तो इसलिए ज्यादा हुआ है। दूसरा ये है कि अब लोग जो जैसे मैंने आपको बताया कि टीएमसी से तंग आ चुके हैं और अब ना सिर्फ मुस्लिम ही बल्कि हिंदू लोग भी ये पूरी तरीका से वोटिंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार गर्मी है घर लेट मार सकते हैं, ये सब नहीं है। अब की बार सबको वोटिंग करना है। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो सबसे ज्यादा वोट अभी अगर पड़ा है तो एक तो ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कम हो गया है। डिनोमिनेटर का मतलब है कि जो वोट है वो डिलीट हो गए हैं। अब दूसरा ये है कि टोटल अगर हम नंबर की बात करें, परसेंटेज तो बढ़ गया लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो उसमें भी वोटिंग बढ़ी है, ये दिखाया है। अब देखिए, ये सब देख करके ये तो बात समझ में आ रही है कि वास्तव में टीएमसी जा रही है।
जा रही है टीएमसी। तो ये जो 152 सीट्स है, ये जो 152 सीट्स जिनमें फर्स्ट फेज में इलेक्शन कंटेस्ट हुआ है, इसमें से जो हमारा अनुमान है, हमने जो अपना एनालिसिस किया है, उससे 120 प्लस सीट्स बीजेपी की आ रही हैं। 120 प्लस सीट्स बीजेपी की यहां से आ रही हैं। अब 120 प्लस का मतलब ये है कि भाई 120 से कम नहीं होंगी, 121, 125, 130, तो ये इसके ऊपर होगी, इससे कम नहीं होगी। अच्छा, दूसरा जो फेज है उसको बताया जाता था कि वो टीएमसी का डोमिनेटेड फेज है, सेकंड फेज के अंदर जो वोटिंग होने वाली है, तो वहां पर भी बीजेपी की 70 से 75 सीटें वहां पर भी आ रही हैं। तो अब आप अगर ये दोनों लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेट आप देखेंगे तो 195 से ज्यादा सीटें अब बीजेपी की आ रही हैं, और बीजेपी की जो सरकार है वो बनने जा रही है। इस तरीका का जो आंकड़ा है, इस तरीका का एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया है, और ये जो ट्रेंड्स हैं इनको देख करके जितना भी, और देखिए जरूरी नहीं है कि आपको जो ट्रेंड्स है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोग उसे बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि आप जैसे कि शुरू में मैंने इसीलिए इतना बताया आपको कि पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है, कहने के लिए डेमोक्रेसी हो, लेकिन वो अलग तरीका से कंटेस्ट किया जाता है वहां पर इलेक्शन, या कहिए कि भाई नाम मात्र के लिए सारा होता है। बाकी तो जो टीएमसी के लोग हैं वो इस तरीका से दबा करके लोगों को रखते हैं कि अगर आप वोट नहीं देने गए तो आपको क्या है कि भाई आपका जो वोटर आईडी खुद ले लेंगे, उससे खुद वोट डाल दे। तो हजारों तरीका के आपने देखा होगा कि जो न्यूज में निकल करके आया है। तो इससे मैंने जैसा आपको बताया कि हुआ क्या है कि यहां तो बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ये तो हुआ, मैंने आपको बताया तमिलनाडु का। अब आइए दूसरा, बंगाल का। अब दूसरा है कि उसी दिन आप जानते हैं कि तमिलनाडु में भी वोटिंग हुई है, और यहां पर भी लगभग कितना आया है, 82 से 85%। ये मैंने, क्योंकि 5 बजे तक का है तो और इसमें जोड़ लेंगे तो 85% तक का जो टर्नआउट है वो निकल करके आया है। यहां पर भी हमने 2 वीडियो पहले बनाई हैं, आप याद होगा आपको। एक तो दिसंबर 2025 में ही मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से बीजेपी के लिए तमिलनाडु के अंदर बीजेपी इकली सरकार नहीं बनाएगी, बीजेपी इकली सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन एनडीए की जो सरकार है वो वहां पर बनने जा रही है। तो ये भी आपको उसी दिन हम देखने वाले हैं। तो यहां पर बीजेपी यानी कि एनडीए की जो सरकार है वो बनेगी। अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको कैसे बताया है कि बीजेपी की सरकार, यानी कि एनडीए की जो सरकार है वो बनने जा रही है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर भी अगर आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स का देखेंगे, मास का, तो वो भी बढ़ा है, प्लस परसेंटेज भी इसकी बढ़ती हुई हमको दिखाई पड़ी है। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा अब इसको प्रतिशत, और ये तो देखिए वो वही है जो मैं आपको बता रहा था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसे विस्तार से देखेंगे। देखिए, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई, हिंसा प्लस ये अपराधियों की गिरफ्तारी, प्लस चुनाव आयोग ने एनसीआरबी डेटा के आधार पर दागी और टीएमसी कार्यकर्ताओं का, अपराधियों को जो गिरफ्तार किया है। तो ये कार्य वो है जो कि इलेक्शन होने से पहले हो गया है। संवेदनशील जो इलाके हैं उन पर सख्त पहरा लगाया जा रहा है। कुख्यात गिरोह जो है उसका पूरी तरीका से तड़ीपार उनको कर दिया गया है। 800 से ज्यादा ऐसे, जो मैंने अब आपको याद आ रहा होगा कि जो शुरू में मैंने आपको बताया कि टीएमसी के जो लोग हैं, जो बाहुबली हैं, या जो जाकर के लोगों को धमकी देते थे, उनके वोटर आईडी कार्ड जमा कर लेते थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, या तो उनको डिटेन करके रखा गया है। अब मैंने जैसे कि बताया कि हिंदू मतदाता वो भी अब घर से बाहर निकल रहे हैं, और उन्हें लगता है डू एंड डाई वाली कंडीशन है। यही मौका है कि इस समय ममता बनर्जी से हाथ धो लिया जाए। आने वाले समय में टीएमसी जिस तरीका से सीपीआई वहां से उखड़ करके साफ हो गई है, उसी तरीका से आने वाले समय में आप कभी भी अब टीएमसी को पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं देखोगे। ये क्लिप निकाल कर रख लेना, और मैंने पीछे जब 2025 में वीडियो बनाई थी तब भी मैंने यही बोला था कि क्लिप निकाल कर रख लेना, तब चलाना। तो मैंने आज भी आपको बता रहा हूं कि अब इसके बाद में टीएमसी आपको कभी भी सत्ता में दिखाई नहीं पड़ने वाली है। आइए और देखते हैं इसमें अमित शाह के विजय रथ रणनीति, 142 सीटों पर अब फोकस है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड फेज का जो इलेक्शन है उसके अंदर 142 सीटें हैं। अब उन्हीं की ओर अमित शाह ने अपना जो रथ है वो मोड़ लिया है। बूथ स्तर पर कुशल प्रबंधन, आपने देखा होगा कि फर्स्ट फेज के अंदर भी उस तरह की हिंसा, देखिए आप अगर पिछली बार 2021 वाला देखेंगे तो उसमें 30-32 लोगों की डेथ हुई थी इलेक्शन के अंदर, लेकिन अब फर्स्ट फेज के अंदर 0 कैजुअलिटी है। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए, ऐसा नहीं है कि जहां पर इतनी डेथ होती थी वहां थोड़ा बहुत भी झगड़ा
झगड़ा ना हो। तो कुछ आप देखे होंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, एक प्रत्याशी की भी पिटाई हो गई है। तो ये तो सब ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ी जो कैजुअलिटी है आपको वो देखने के लिए नहीं मिलती है। अब उसके बाद देखिए बंगाल चुनाव का ऐतिहासिक खौफ बनाम वर्तमान की शक्ति। पहले तो वही जो मैं आपको बता रहा था, चुनाव के अंदर हिंसा आम होती थी, रणनीतिक गुटों का जो दबदबा होता था, पुलिस का जो रवैया है वो ढीला ढाला, ऐसा मानोगे जैसे टीएमसी के कार्यकर्ता हों, इस तरीका से ये कार्य करते थे। अब लेकिन अब की बार जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा पूरे नियंत्रण में लेकर के ये कार्य किया गया है। प्री पोल एक्शन हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस रणनीति के तहत ये सारे कार्य किए गए कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस तरीका की कार्रवाई करेगा, और इलेक्शन कमीशन इनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स प्रश्न आ चुका है। अब आगे आप देखिए, ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो यही दिखाती है कि कूच बिहार हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, यहाँ पर जो कि संवेदनशील इलाके बताए जाते हैं, इनके जो निगरानी है उसके लिए विशेष दस्ता बलों का गठन किया गया था और शांतिपूर्ण वोटिंग सुनिश्चित करा ली गई है। और ये आप जानते हैं कि 23 को फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है। एनसीआरबी का जो डेटा है वो यही दिखाता था कि पुराने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कि जो एफआईआर जो आपराधिक लोग के लिए ये हुआ था उनको डिटेन कर लिया गया। स्थानीय पुलिस की जो हिस्ट्री सीटर अपराधी जो रिकॉर्ड है उन लोगों को डिटेन किया गया और जमीनी धरपकड़ हुई है, ताकि अब सेकंड फेज का भी जो इलेक्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। कानूनी दांव पे जैसा 800 से ज्यादा कार्यकर्ता जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है, टीएमसी की जो कलकत्ता हाई कोर्ट याचिका चुनाव आयोग द्वारा इसको भी निरस्त कर दिया गया कि देखिए अगर चुनाव आयोग को लगता है कि 800 प्लस ये वो लोग हैं, दागी लोग हैं जो कि चुनाव के संपन्न होने में किसी तरीका की बाधा डाल सकते हैं, तो इनको गिरफ्तार करना जायज है, और उन्होंने भी इसके ऊपर किसी तरीका का कोई भी एक्शन नहीं लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट की याचिका वही थी कि भाई इनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने भी अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। टीएमसी के दावे हैं गृह मंत्री अमित शाह, ईडी, सीबीआई, ये वो जो आप जानते हैं पॉलिटिकल दावे कि भाई ये सब गुप्त बैठक हो रही है, हमें हराया जा रहा है। वास्तव में हराने और जिताने वाली तो पॉपुलेशन होती है, जनता होती है, और जनता ये कार्य क्योंकि अब डर निकल चुका है और अब वोटिंग सही तरीका से हो रही है। और मुझे जो मैंने आपको बताया है कि बीजेपी की सरकार अब वहां बन रही है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। अमित शाह के द्वारा कोलकाता में 4-5 घंटे की जो बैठक है वो जारी है, और वही है कि जो जिस तरीका से यूपी 2017 के अंदर 325 प्लस सीटें जीती थी, क्योंकि उस समय पर भी आप देख रहे होंगे कि अमित शाह के द्वारा ही प्रबंधन किया जा रहा था, और वही प्रबंधन आज अब बंगाल के अंदर जो देख रहे हैं अमित शाह, वही प्रबंधन यूपी के अंदर भी किया था। और एक अप्रत्याशित रूप से 325 सीटें, जो कि लोग सोच रहे थे कि यार इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ गई, तो ये जानते हैं प्रबंधन। उसी तरीका से आप देखे होंगे कि उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक, जिनकी इतनी बड़ी विरासत थी, उसको भी किस तरीका से बीजेपी के द्वारा तहस नहस किया गया। और बंगाल के अंदर जो मैंने बताया है, अमित शाह के साथ बंगाल में बूथ लेवल एग्जीक्यूशन 2024 से जारी है। तो 2024 से लेकर के अब तक 2 साल हो गए, नीचे धीरे धीरे से कार्य करते रहे, और आज जो आप ये देख रहे हैं ये सिर्फ 6 महीना या 4 महीना का कार्य नहीं है, ये पीछे 2 साल का मेहनत है। अब नागरिकता पहचान सीएनआरसी मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित रखने का मताधिकार का प्रयोग उन्हीं को होगा जो सिटीजन होंगे भारत के। सत्ता विरोधी लहर है, जो मैंने आपको बताया एंटी इनकम्बेंसी है, और हिंदू मतदाता भी अब बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि भैया ये लास्ट मौका है, डू एंड डाई वाली कंडीशन है। प्रशासनिक शक्ति हो, जैसे मैंने बताया माइक्रो मैनेजमेंट हो, और मतदाता की जागरूकता, ये सब मिलकर के बंगाल के अंदर पूरी सत्ता को परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये होने जा रहा है, और मेरा जो प्रिडिक्शन है अभी, क्योंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, तो कुल मिलाकर के मैं मानता हूं कि 195 प्लस सीटें बीजेपी की आ रही हैं। आप 200 भी हो सकता है, 215 भी हो सकता है, लेकिन 195 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। यहां पर 120 प्लस सीटें आ रही हैं फर्स्ट फेज के अंदर, और दूसरे में 142 में से 70 के अप्रोक्सीमेट सीट आ रही हैं। तो इसके बाद अब आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा तो ये क्लिप आप निकाल कर रख लेना कि मेरा जो प्रिडिक्शन है, जो हमारा एनालिसिस है, वो किस तरीका से सत्य होता है। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।